3 दिन के लिए जंग मौखर की है डोनाल्ड ट्रंप साहब ने। जुमे को जंग हो जाएगी। जंग के ऊपर उनकी हिकमत अमली क्या है वो ये नहीं बताते। डोनाल्ड ट्रंप जंग नहीं छेड़ सकते। डोनाल्ड ट्रंप साहब कंफ्यूजन का शिकार हैं। अमेरिका का जो हाथी है वो अब इस जंग में से कैसे निकलेगा? बमबारी करेगा या अपने असासे वहां से लेकर जाएगा? ट्रंप की तो अमेरिका में कोई इज्जत ही नहीं रहेगी, उसका तो फुलका निकल जाएगा। तो अमेरिका पहले बड़ी इज्जत है उसकी मुझे पता है ये धमकियों पे ही काम चलाएंगे, फूंकों से चिराग बुझेगा नहीं। इसराइल का फायदा तो जंग शुरू करने में है। उनको बता दिया गया है कि हजूर आप अपना बोरिया बिस्तरा उठाएं, ये जो बादल हैं ये बरसने के नहीं हैं बल्कि सिर्फ गरजने के हैं। ईरान का जो इस टाइम पे डिप्लॉयमेंट है वो टोमाहॉक मिसाइल की रेंज से आगे है। 40 मुल्कों का इत्तेहाद बन रहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुलाने के लिए। ख्वाजा आसिफ उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान की न्यूक्लियर अम्ब्रेला मौजूद है। वज़ीर आज़म ने खुद आपके बताया था इस्लामाबाद में उन्होंने जश्न की जब तकरीब थी तो उसमें कहा था पाकिस्तान 2 मुमालिक से लड़ रहा था, इंडिया और इसराइल से। मेरा यकीन है कि स्पॉयलर्स हैं और वो इसराइल और इंडिया के अलावा और कोई नहीं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुज़म्मिल सरवरदी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूं मुज़म्मिल सरवरदी। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। नाज़रीन मेरे साथ मौजूद हैं अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला हमीद गुल साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, हाउ आर यू? अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, 3 दिन के लिए जंग मौखर की है डोनाल्ड ट्रंप साहब ने सऊदी अरब, कतर और यूएई के कहने पे, तो फिर जुमे को जंग हो जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल में कभी वो पाकिस्तान के वजीर आजम के ट्वीट के ऊपर अपना सीज फायर कर देते हैं, तहजीब से मिटाने की बात खत्म कर देते हैं। उसके बाद जो है वो गल्फ कंट्रीज के कहने के ऊपर जंग को मौखर कर देते हैं। पहली बात यह है कि जंग के ऊपर उनकी हिकमत अमली क्या है वो ये नहीं बताते, क्योंकि अभी तक उनकी हिकमत अमली तो नजर ही कोई नहीं आ रही। उनके कोई भी ऐसा पता नहीं चल रहा कि वो कौन सा ऐसा ग्राउंड ऑफेंसिव करेंगे जो कि इस गर्मियों के शदीद तरीन मौसम जिसके अंदर इस टाइम पे चल रहा है, यानी कि पाकिस्तान में इतनी गर्मी मौजूद है, तो फिर आप अंदाजा करें कि गल्फ के अंदर क्या आलम होगा। तो इससे तो नजर ये आता है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब अटर कंफ्यूजन का शिकार हैं। या तो वो बताएं कि जी हमारा ये प्लान होगा, इस अंदाज में हम करेंगे, एयरफोर्स को ऐसे एंगेज करेंगे, और अब हमारे पास वो टेक्नोलॉजी या वो हमारे पास वेपन आ चुके हैं जो कि ईरान जिनको अब टारगेट नहीं कर सकता। जैसे उसने F-35 को, F-15 को और A-10 थंडरबोल्ट को, KC-135 को, C-3 को और दीगर थॉड मिसाइल को उन्होंने टारगेट किया, तो अब उनके पास वो टेक्नोलॉजी खत्म हो चुकी है। मेरा ख्याल है कि जैसे आपसे पहले भी गुजारिश की थी, मुझे लगता यह है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब जो चाइना के दौरे पे गए थे, एक दूसरे की असेसमेंट बुनियादी तौर पे करने गए थे। चाइना जो था वो देखना चाहता था कि अमेरिका किस हद तक ईरान के ऊपर सीरियस है और आगे जाना चाहता है, और शायद चाइना के लिए भी अमेरिका यही देखना चाहता था कि चाइना किस हद तक सपोर्ट करेगा। अब जो इसमें एक इंटरेस्टिंग और हैरान कुन बयान जो है वो सरगेई लारोव का है, जो रूसी वजीर खारजा हैं, जिन्होंने ये कहा है कि ईरान और अमेरिका के दरमियान जो सिफारती मामलात हैं उस तरीके से मामलात हल किया जाए, और गालिबन उनका इशारा यह है कि हम इसके अंदर कोई यानी कि खामोशी से सिर्फ बैठ के ऑब्जर्व करेंगे। ये है मेरे ख्याल में एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट। नहीं, पर आप ये कह रहे हैं कि इस गर्म मौसम में डोनाल्ड ट्रंप जंग नहीं छेड़ सकते, आप ये कहना चाह रहे हैं? मेरा ख्याल है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब जमीनी जंग तो शायद बिल्कुल ना छेड़ सकें। जो फिजाई है उसका नतीजा 40 रोज के बाद अच्छा नहीं निकला था, यानी कि कोई ना ईरान जीता था और ना ही अमेरिका जीता था। लेकिन इस जंग को तवील करने में मुश्किलात, एक तो बाबुल मंदब के बंद होने का खतरा, जिससे सऊदी अरब की तेल की तनसीबात जो हैं वो जाहिर है उनके अंदर बड़ा मुश्किलात पैदा हो जाएंगी, तेल की तरसीलात में प्रॉब्लम आ जाएगी। और जो इस टाइम पे गल्फ ममालिक के अंदर ऑलरेडी ऑयल और गैस प्रोडक्शन रुक गई है, थम गई है, एविएशन इंडस्ट्री बैठ गई है, टूरिज्म इंडस्ट्री खत्म हो गई है, जो होटलिंग इंडस्ट्री है वो जीरो हो गई है। ऐसी सूरत में मजीद इन खलीजी ममालिक के ऊपर दबाव डालना, मेरे ख्याल है कि ये कोई अच्छी हिकमत अमली नहीं होगी। इससे अरब इत्तेहादी अमेरिका से दूर होंगे। अभी जो रॉयटर की रिपोर्ट आई जिसके अंदर बताया गया कि पाकिस्तान ने 2 अदद स्क्वाड्रन ड्रोन के और इसी तरीके से एक स्क्वाड्रन JF-17
MH17 समेत जहाजों का रखा है, और तीसरी जानिब 8,000 फौजी तैनात किए हैं। ये उन फौजियों से हट के हैं जो कि इस टाइम पे सऊदी अरब में अपना ऑलरेडी ट्रेनिंग के हवाले से एक अरसा दराज से किरदार अदा करे। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसमें HQ-9 डिफेंस सिस्टम, जो चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम है, वो भी शामिल है। और साथ ही साथ इसके अंदर जो हमारा जिस जगह पे ये बेस है, वहां से एरियल डिस्टेंस जो है, आप गूगल करके चेक कर सकते हैं मुजम्मिल साहब, तो पता चलेगा कि जिस मुल्क ने एक ग्रेटर मुल्क बनने का ख्वाब देखा हुआ है, जो चाहता है कि अपने नक्शे में तौसी करे, पाकिस्तान के बॉर्डर पे तो वो ईरान के जरिए आके शायद न बैठ पाया और पाकिस्तान पे न दबाव डाल पाया। मैं फादरलैंड की बात कर रहा हूँ। वो कॉल जो नरेंद्र मोदी ने मदरलैंड, आपको पता है, इंडिया को कहा था, और फादरलैंड किसको कहा था? तो फादरलैंड के लोग जो हैं, उनका तो ये ख्याल था कि वो पाकिस्तान की सरहद पे आ जाएंगे, लेकिन वो तो ना आए। लेकिन पाकिस्तान सिर्फ 14 किलोमीटर वहां दूर बैठा हुआ है, ये याद रखें। और हमारे ख्वाजा आसिफ साहब का बयान भी आपको पता है कि उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान की न्यूक्लियर अम्ब्रेला मौजूद है। अब ये बात जो है न्यूक्लियर, मैं ये नहीं कह रहा कि वो कहीं इस्तेमाल होगी, लेकिन मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान का जो एक न्यूक्लियर डिटरेंस है वो अपनी जगह मौजूद है, क्योंकि पाकिस्तान जो है नहीं नहीं, वो वो बात अपना आपकी न्यूक्लियर। ठीक है गुल साहब, लेकिन ये अमेरिका का जो हाथी है वो अब इस जंग में से कैसे निकलेगा? देखे ना जी, डेडलाइन 3 दिन आगे कर दी, 5 दिन आगे कर दी। जंग खत्म कैसे होगी? या अमेरिका बमबारी करेगा या अपने असासे वहां से लेकर जाएगा। आप, यहाँ डील होगी, अमेरिका वैसे ही चला जाएगा, या जंग होगी। 3 ही ऑप्शन हैं, आपको क्या नजर आता है? मुझे जंग के ऑप्शन जो है मुजम्मिल साहब, वो 30% लगते हैं। 70% मुझे जंग होती नजर नहीं आ रही। और मुझे ये लग रहा है कि ये धमकियों पे ही काम चलाएंगे और ये फूंकों से चिराग बुझेगा नहीं। और ईरान जो है वो अपनी मिनिमम न्यूक्लियर रिक्वायरमेंट जो है वो पूरी करना चाहता है, जो कि वो फिर बार बार जो है JCPOA के मुआहदे की तरफ रेफर करता है, 2015 में जो हुआ था। और वो कहता है कि जी हम मिनिमम अफसूदगी जो है वो जारी रखेंगे। मेरा ख्याल है जो वो बात कर रहे हैं ईरान वाले भी, सदर मसूद पजिशकियान का जो बयान आया कि 10 करोड़ लीटर उनका अभी इस टाइम पे प्रोडक्शन है, 15 करोड़ लीटर उनकी ज़रूरियात हैं, तो मुश्किलात तो ईरान के अंदर भी बहुत ज़्यादा हैं। ये नहीं है कि ईरान के अंदर मुश्किलात नहीं है, लेकिन वही वाली बात है कि हम तो डूबे हैं सनम, तुझको भी ले डूबेंगे। ईरान के ऊपर हमला करेंगे, फिर क्या हासिल करेंगे? फिर क्या रिजीम चेंज हो जाएगी? तो जवाब है नफी के अंदर। क्या उनकी एयरफोर्स, आर्मी, नेवी जो है वो तबाह हो जाएगी? तो जवाब है नफी में, क्योंकि अमेरिकी रिपोर्ट के मुताबिक 70% उन्होंने अभी तक अपने जो मिसाइल प्रोग्राम है उसको इंटैक्ट रखा हुआ है। अगर 70% मिसाइल उनके पास मौजूद हैं, 30% इस्तेमाल हुए 40 रोज के अंदर, तो फिर ये तो जंग तो बहुत तवील हो सकती है। और फिर इसराइल, जिसके अंदर अभी अक्टूबर की 27 तारीख को इलेक्शन आ रहे हैं और इलेक्शन कैंपेन शुरू हो जाएगी, बल्कि हो चुकी है, तो ऐसी सूरत के अंदर बेंजामिन नेतन्याहू का तो मेरे ख्याल में कोई पुरसाने हाल नहीं है। मल्टीपल चीजें हैं, और खास तौर पे अमेरिका ने जो मुस्तकिल अड्डा रखने की बात की है इसराइल के अंदर, वो बड़ी काबिल गौर है। इसका मतलब यह है कि अरब दुनिया से उनको झंडी करवा दी गई है, उनको बता दिया गया है कि हजूर आप अपना बोरिया बिस्तरा उठाएं या फिर आप अपनी एक्टिविटीज को महदूद करें, क्योंकि हमारे लिए बहुत मुश्किलात पैदा कर रहे हैं आप, और इस मुश्किलात के साथ हम आपके साथ दिफाई मुआहदात को बरकरार रखने में कासिर हैं। यही वजह है कि वो मुस्तकिल अड्डा इसराइल में रखना चाहता है, और जिसके लिए अभी फौजी साजो सामान के जहाज भी वहां पहुंचे हैं, क्योंकि पहले ही डिप्लीटिंग असला था। आपको पता है वहां उनका असला काफी हद तक खत्म हो गया था, जो अमेरिकन बेसेस हैं उनके ऊपर भी खत्म हुआ था। जो डोनाल्ड ट्रंप ने प्रोडक्शन के लिए कहा था कि थॉड मिसाइल वगैरह बनाएं, पेट्रियट डिफेंस बैटरीज बनाएं, उसको जो है एक तो प्रोडक्शन स्लो बहुत है, और वो तमाम प्रोडक्शन अगर स्टार रेट्स के ऊपर की जाए तो वो भी जाहिर है उसके अंदर भी देखना पड़ता है। लेकिन इस सब के बावजूद डोनाल्ड ट्रंप साहब मेरे ख्याल में अपने कारोबारी सनत को जो है ज्यादा वुसअत दे रहे हैं। उनके साहबजादे, उनके लोग, एक दिन वो बयान देते हैं तो तेल की कीमतें जो हैं वो नीचे हो जाती हैं, उस टाइम पे तेल के जो ज़खायर हैं वो खरीद लिए जाते हैं, हिस्सेस खरीद लिए जाते हैं। अगले दिन जो है वो एक और बयान दे देते हैं, उससे कीमतें आसमान को छूने लगती हैं, और इस तरह बिलियंस का फायदा होता है। मेरे ख्याल में ये एक अमेरिकन इंटरेस्ट से ज्यादा एक जो वेस्टेड इंटरेस्ट है, एक अपना जाती मफाद है, वो ज्यादा है। और साथ ही साथ इसमें इसराइल का फायदा जो है वो अमेरिका के फायदे से कहीं ज्यादा मुकद्दम रखा गया है।
नहीं तो फिर इसराइल का फायदा तो जंग शुरू करने में है ना, जंग ना करने में तो इसराइल का फायदा नहीं है। अगर इसराइल का फायदा करना है फिर जंग तो होगी। हाँ, ये आपने दुरुस्त फरमाया। इसराइल का फायदा ये है कि वहां जंग की जाए, लेकिन मसला ये नहीं है, मसला एक और है। मसला ये है कि इसराइल अगर जंग के अंदर जाएगा तो फिर इसराइल के ऊपर बमबारी होगी, जिसका रोकने का फिलहाल अमेरिका के पास, इसराइल के पास कोई तोड़ नहीं है। अगर तोड़ नहीं है तो उनके आने वाले इलेक्शन के अंदर नेतन्याहू तो पक्का जो है वो हार उसके नसीब में लिखी जाएगी। ऐसी सूरत के अंदर मैं नहीं समझता कि इसराइल चाहता तो है वो जंग शुरू की जाए, लेकिन वो ये नहीं चाहता कि उसके ऊपर हमला हो जाए। अब ये चीजें जो है ना, वो कहते हैं ना कि सारी जो है वो तो पांचों घी में और सर कढ़ाई में, ये उनके लिए मुमकिन नहीं है। या सर कढ़ाई में रहेगा या पांचों घी में रहेंगी, तो कहीं ना कहीं नुकसान तो बर्दाश्त करना पड़ेगा। लेकिन इसराइल नुकसान बर्दाश्त करने की, इस गर्मी के अंदर बिजली की अगर तनसीबात के ऊपर हमले किए गए तो उनकी भी होंगे। और इस गर्मी के अंदर बंकरों के अंदर जिंदगी गुजारना, आई डोंट थिंक कि इस टाइम पे इसराइली जो कौम है वो इसके लिए तैयार है। ये एक मिस कैलकुलेशन अगेन होगी अगर अमेरिका ने हमला किया। या फिर एक और हाइपोथेसिस कर लेते हैं, जैसे आप फरमा रहे हैं, आपकी बात में भी बिल्कुल पूरा वजन है। जैसे आप कह रहे हैं कि जी वो उनके पास तीन ऑप्शन हैं, एक हमला करने की, एक अमन करने की, और एक जो है वो कोई ऐसे प्रेशराइज करने की। तो मेरा ख्याल है कि वो ये चाहेंगे कि ये प्रेशराइज ईरान को किया जाए और जितना हद तक न्यूक्लियर पे कोई डील करवा ली जाए। लेकिन लगता यह है कि अरब दुनिया अमेरिका से दूर हो रही है, और अगर वो ये दूर हो गई तो इसका तमाम का तमाम फायदा ईरान को होगा। और मेरा ख्याल है मुश्किलात अमेरिका के लिए, उसके इत्तेहादियों के लिए ज्यादा हो रही हैं बजाय इसके कि ईरान के लिए। ईरान तो जैसे मैंने आपसे गुजारिश की कि वो तो पहले ही नुकसान उनका बेतहाशा हो गया है, वो मजीद नुकसान करने के लिए तैयार हैं। अभी जो अबुल फजल शिकारची जो उनके ब्रिगेडियर जनरल हैं, उनका जिस तरह से बयान आया है वो तो बड़ा वाज़े है, वो तो लड़ने के लिए तैयार हैं। और मेरा ख्याल है कि ये लड़ाई बड़ी भयानक हो सकती है अगर खुदा न खास्ता हुई। लेकिन आई डोंट थिंक कि इस टाइम पे ये जंग होगी। जबानी गोला बारूद बरसाया जाएगा, एक दूसरे के ऊपर ताने तीसने दिए जाएंगे, और फिर अमेरिका कट एंड रन पॉलिसी अपनाएगा, यानी कि बस जिसको कहते हैं ना, तुम रूठे हम छूटे। अच्छा, फिर ये भी हो सकता है कि अमेरिका ब्लॉकेड रखे और कोई 2-3 माह ब्लॉकेड रहे, तो फिर ईरान जो है वो माशी तौर पे कोलैप्स कर जाएगा। ये बात बहुत अहमियत है जी इसके अंदर, कि वो अगर ब्लॉकेड रखता है तो ईरान को मुआशी सतह के ऊपर, आप देखें सदर मसूद पजिश्कियान का ये बयान आना फ्यूल के हवाले से, ये कोई मामूली बयान नहीं है। इसके बहुत सारे मुहर्रिकात हैं, इसके अंदर डीप थिंकिंग इन्वॉल्व है। इसलिए जो मसूद पजिश्कियान साहब की बात है, मैं समझता हूँ कि वो एक अपनी जगह अहमियत है। लेकिन अगर ये ब्लॉकेड कायम रहता है तो ब्लॉकेड तो सबके लिए होगा ना, सिर्फ वो ईरान के लिए तो नहीं होगा। और फिर चाइना जो है उसने भी तो वजाहत की थी बीजिंग दौरे के दौरान कि जनाब हम जो है वो ईरान से तेल लेंगे, और हमारे ऊपर जो आपने पाबंदियां, हमारी जो ऑयल रिफाइनरीज के ऊपर, टी पॉट ऑयल रिफाइनरीज के ऊपर आपने जो पाबंदियां आयद की हैं, वो आपको खत्म करनी पड़ेंगी। तो ये बात तो मेरे ख्याल में एक अंडरस्टैंडिंग तो डेवलप हो चुकी है। अब मेरे ख्याल में डोनाल्ड ट्रंप साहब अपनी लोकल ऑडियंस को तसल्ली और तशफ़ी देने के लिए ये सारा काम कर रहे हैं। अभी तक उनका कोई जॉइंट एक्शन प्लान, कोई उनका मिलिट्री प्लान अभी तक सामने नहीं आया, कोई उनकी हिकमत अमली, कोई उनकी जो एरिया के अंदर डिप्लॉयमेंट्स हैं वो नजर नहीं आ रही। यानी कि जो आपको पता है जंग के अंदर हिलजुल होती है, पहले यूएसएस सैन डिएगो और यूएसएस ट्रिपोली वहां मौजूद थे जो कि एम्फीबियस मिशंस के लिए तैयार हैं। 82nd एयरबोर्न डिवीजन की वहां उन्होंने वहां मौजूदगी कर दी थी। तो अभी खित्ते के अंदर कोई हिलजुल तो हो नहीं रही, कोई एयरक्राफ्ट कैरियर आपको नजर नहीं आ रहा, कोई उनके वहां जो एरियल जेट्स हैं उनकी फ्लाइंग आ रही। तो ये बात ईरान को भी अच्छी तरीके से पता है कि ये जो बादल हैं ये बरसने के नहीं हैं बल्कि सिर्फ गरजने के हैं। नहीं, पर अमेरिका ने अपनी एक न्यूक्लियर सबमरीन तो उस भेजी है ना रास्ते में। तो अब अगर वो न्यूक्लियर सबमरीन इसीलिए भेजी है ना कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज को खुलाना है, या न्यूक्लियर सबमरीन उन्होंने इसीलिए भेजी है ना कि वो कुछ करना चाहती हैं। देखिए सर, वो मेरे ख्याल में गालिबन ट्राइडेंट क्लास सबमरीन है, हम्म। और इसमें जाहिर है वो ज्यादा क्या फायर कर सकते हैं, जमीन से अपना समुंदर से फायर करेंगे, मिसाइल फायर करेंगे, टोमोहॉक।
टॉमाहॉक तो पहले भी मुजम्मिल साहब फायर हो रहा था ना, उससे हम्म। क्या हासिल क्या हुआ, बात तो ये है। और अभी जो ईरान का जो इस टाइम पे डिप्लॉयमेंट है वो हम्म। टॉमाहॉक मिसाइल की रेंज से आगे है, क्योंकि ईरान एक बड़ा मुल्क है, उसका जो हदूद हरबा है उसके अंदर वो ज्यादा सेंटर के अंदर चले गए हैं, जिसका मतलब यह है कि जब तक के एरियल स्ट्राइक नहीं आएगी तब तक मुश्किल है अमेरिका के लिए कोई ऐसा हमला करके उनके जो आउटस्कर्ट्स के अंदर जो इलाके हैं उनको तबाह तो किया जा सकता है, और वो मादी में भी किया उन्होंने, लेकिन डीप स्ट्राइक्स के लिए उनको एयरफोर्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और एयरफोर्स इस्तेमाल करने में फिलहाल अमेरिका रिलक्टेंट है, क्योंकि उनकी जो टेक्नोलॉजी है वो कहीं ना कहीं ईरान कॉम्प्रोमाइज कर बैठा हुआ है, और वो उनके जहाज़ों को निशाना बना रहा है। इसलिए जो ट्राइडेंट क्लास सबमरीन्स हैं इनकी तो मौजूदगी होना ना होना कोई ऐसा मैटर नहीं करती, क्योंकि इससे पहले एयरक्राफ्ट कैरियर जो थे, क्या हम्म। उनसे ये सबमरीन बड़ी है? क्योंकि जब कैरियर ग्रुप की हम बात करते हैं तो एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप के अंदर डिस्ट्रॉयर्स भी होते हैं, उसमें सपोर्ट जहाज भी होते हैं, उसमें फ्रिगेट्स भी होते हैं, उसके अंदर सबमरीन्स भी होती हैं, उसके साथ जो है वो टॉर्पीडो और गन बोट्स भी होती हैं। तो ये तो एक पूरा एंटोराज होता है ना। तो अगर वो वहां मौजूद है तो ये एक सबमरीन भेजने से आई डोंट थिंक कोई एक गेम चेंजर के तौर पर देखा जा सकता है। ये भी लग रहा है कि कुछ 40 मुल्कों का इत्तेहाद बन रहा है स्टेट ऑफ हुर्मुज खुलाने के लिए। आपको लगता है कि वो जो 40 मुल्कों का इत्तेहाद और अमेरिका मिलकर स्टेट ऑफ हुर्मुज खुला लेंगे, एक आलमी इत्तेहाद स्टेट ऑफ हुर्मुज खोलने के लिए बन जाएगा और ईरान से आइसोलेट हो जाएगा? देखिए, मेरा ख्याल है कि एक जगह तो आएगी। ईरान अभी तक तो उसको बार्गेनिंग चिप के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है, और बड़ा अच्छा इस्तेमाल कर रहा है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन जाहिर है अभी यूरोप के लिए भी मुश्किलात हो रही हैं। अगर ईरान के ऊपर ये मुहावरा फिट बैठता है, तंग आमद बजंग आमद, तो यूरोप के ऊपर भी तो बैठता है ना। उनकी भी तो मुश्किलात हैं, उनके लिए भी तो तेल की तरसीलात उनके लिए अहम है। उनके पास अभी गालिबन 2 हफ्ते का फ्यूल जेट जो है वो पीछे रह गया है, जेट फ्यूल रह गया है। तो इसका मतलब यह है कि मुश्किलात तो में वहां भी इजाफा है, हाँ। लेकिन मैं ये समझता हूं कि ये जितने भी इत्तेहाद बनेंगे इसके अंदर जो एक फैक्टर है, यानी कि अब आप देखें कि जो यूएई के अंदर जो हमला हुआ, उनकी न्यूक्लियर जो वहाँ एक फैसिलिटी थी, ऑल्दो कि वो पुरअमन एक सिस्टम है, लेकिन 3 ड्रोन में से एक ड्रोन ने उसको हिट किया है। अब आप मुझे ये बताएं कि 33% हिट रेशो है, और अगर 33% हिट रेशो है सर, तो फिर अगर खुदा ना खास्ता ऐसा कोई हमला होता है तो वहां की आबादी ताबकारी से बच नहीं पाएगी, ये बात तय है। क्योंकि इस टाइम पे भी उनके जो डिफेंस सिस्टम्स थे वो वहां मौजूद थे, इंटैक्ट थे, और उनके होते हुए भी अगर वहां हमला हो गया तो इसका मतलब है कि पेनिट्रेशन का जो एक खतरा है वो वहां मौजूद है। और अगर ये 33% पेनिट्रेशन है, आई एम सॉरी सर, फिर तो मसाइल बहुत खतरनाक हो जाएंगे। वो तो बाहर ईरान को भी जनरेटर, वो मालूम तो है। बाहर दूर जनरेटर रूम में लगा है ना। प्लांट को तो नहीं लगा, जनरेटर रूम को लगा है। तो गुजर बिल्कुल ठीक है, तो जनरेटर रूम तक कैसे पहुंच गया है? जनरेटर रूम कोई 1200 किलोमीटर दूर तो नहीं था ना। यही तो मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि ये तो अभी 3 ड्रोन आए थे। अभी अगर फर्ज करें कि मैं 50 मिसाइल फेंक देता हूं, फिर अब आप मुझे बताएं, 50 मिसाइल का मतलब है 33% रेशो का मतलब है कि 18 मिसाइल। हम्म। तो 18 मिसाइल अगर गिर जाएंगे तो फिर कहाँ बात बनेगी, 18 से 20 के दरमियान। तो ये तो बड़ा मसला बन जाएगा ना। फिर इसका मतलब है कि उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी वो स्टैंड जेपरडाइज्ड। और फिर सबसे बड़ी बात इसके अंदर यह है कि उन्होंने भी तो, अगर ईरान की अभी इस टाइम पे तेल की तनसीबात, जिस तरह से अमेरिका कह रहा है कि तेल की तनसीबात पे घरों पे उनके दीगर इस किस्म की जो पब्लिक सर्विस सेक्टर के अंदर आती हैं चीजें, उनके ऊपर हमला करेंगे, तो क्या ईरान रिटेलिएट नहीं करेगा? ईरान भी करेगा। फिर अगर ईरान रिटेलिएट करेगा तो फिर गल्फ कंट्रीज कहां खड़ी होंगी इस गर्मी के आलम में? आप मुझे बताएं, अगर खुदा ना खाता बिजली के किसी घर को वहां अरब दुनिया में या इवन ईरान के अंदर नुकसान पहुंच गया तो वेयर विल दे स्टैंड? एवरीथिंग विल कम टू अ हॉल्ट, पिघल हम्म। जाएंगे। ये भी मसाइल हैं। इसी वजह से गल्फ कंट्रीज ने ये रिक्वेस्ट की है कि जनाब हमला मत करें,
हमला करने में नुकसान उनको होगा, अमेरिका को कोई नुकसान नहीं होगा। लेट मी बी वेरी क्लियर एंड स्क्वेयर विद यू कि ये कुछ भी नहीं होगा अमेरिका को, क्योंकि अमेरिका मेनलैंड बहुत दूर बैठा हुआ है, उनको कुछ भी नहीं हो रहा। ज्यादा से ज्यादा उनके बेसिस के ऊपर हिट होगा, ज्यादा से ज्यादा उनके चंद जहाज और गिर जाएंगे, यही होगा ना, थॉट मिसाइल तबाह हो जाएंगे। लेकिन जो नुकसान अमली तौर पर होगा वो अरब दुनिया की आबादी को, उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान होगा, जो आई थिंक इट इज नॉट पॉसिबल कि वो इतना बर्दाश्त करने की पोजीशन में नहीं है। ऑलरेडी बहुत ज्यादा नुकसान हो चुका है, बहुत ज्यादा, इतना कि अनइमेजिनेबल नुकसान हुआ है, ये हकीकत है। और मुआशी तौर पर बहुत नुकसान हुआ है। तो ये सारी सूरत है, मेरे ख्याल में कोई ना कोई डील बनने की कोशिश है। अभी मोहसिन नकवी साहब जो है वापस आए हैं, देखते हैं कि वो क्या पैगाम लेके आए हैं, और वहां से पता चल जाएगा कि मोहसिन नकवी साहब इसके बाद, हाँ इसके बाद हालात जो है वो आपको किसी ऊंट किसी करवट बैठते नजर आएगा, या खुदा ना खास्ता जंग की तरफ चला जाएगा, या फिर जो है वो अमन की तरफ चला जाएगा। लेकिन जैसे मैंने गुजारिश की, 70% चांसेस अमन के हैं। नहीं, पर मोहसिन नकवी साहब भी का दौरा भी कोई कामयाब नहीं लगता। ईरानी कोई बात मानने के लिए तैयार नहीं है। ऐसा नहीं नजर आ रहा कि ईरान कोई इस वक्त अमेरिका के साथ अमन मुआहदा करने के मूड में है। वहां से जो बयानात आ रहे हैं वो कोई अमन मुआहदे के लिए नहीं है। देखिए, बयानात तो दोनों तरफ से ही अच्छे नहीं आ रहे ना। अगर इनकी तरफ से नहीं आ रहे तो अमेरिका की जानिब से कौन से अच्छे आ रहे हैं? बात तो ये है, अमेरिका की जानिब से भी तो बहुत ही सख्त बयानात, मतलब मुकम्मल सरेंडर कर दो, ये कर दो, वो कर दो। ये तो मुजम्मिल साहब नहीं होगा ना कि हम अपनी इज्जत भी गंवा दें, हम जिल्लत भी कमा लें और अमेरिका को हर चीज दे दें और उसके बाद कोई गारंटी भी ना मिले। ये तो काम नहीं होगा जी, ये तो बात कंफर्म है। जो मर्जी कर लें। हाँ, जो 14 नुकात उन्होंने पेश किए हैं ईरान ने, अब अगर अमेरिका उसी फ्रेमवर्क पे लेके चलता है तो मामला बनेगा, नहीं है तो अमेरिका ये जंग नहीं जीत सकता, ये बात तय है। तो फिर ट्रम्प की तो अमेरिका में कोई इज्जत ही नहीं रहेगी, उसका तो फुलका निकल तो जाएगा अमेरिका पहले में। बड़ी इज्जत है उसकी मुझे पता है, पहले इज्जत रह गई है उसकी, अमेरिका के छोड़े पूरी दुनिया में कहीं रह गई है। लोग हम्म। उसके ऊपर मीम बना रहे हैं, लोग उसका तमस्खर बना रहे हैं, गो के नहीं होना चाहिए। मैं समझता हूँ स्टिल ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। अभी जो चाइना के वो दौरे पे गए थे, तो क्या वहां बड़ी इज्जत हुई है? आपके सामने ही है जो कुछ हुआ है। जी, आप समझते हैं ट्रम्प का दौरा चीन मुकम्मल तौर पर नाकाम रहा है? नहीं, मैं नहीं समझता कि मुकम्मल तौर पे नाकाम मैं नहीं रहा, लेकिन जो वो ताइवान के ऊपर चाहते थे वो उनको नहीं मिला। जो वो चाहते थे कि बिल्कुल उनके साथ हर किस्म के, मेरे ख्याल है इसमें गेन्स ज्यादा चाइना को मिले हैं। लेट मी एश्योर के जो हम्म। फाइनेंशियल गेन्स हैं, जो इसके अंदर डिप्लोमेटिक गेन्स हैं, पॉलिटिकल गेन्स हैं, इसके अंदर स्ट्रेटेजिक गेन्स हैं, वो चाइना को ज्यादा मिले हैं। इफ आई हैव टू रेट, मैं ये कहूंगा कि तकरीबन 65-35 का तनासब था। देखिए, अगर आप डोनाल्ड ट्रम्प को बिल्कुल दीवार के साथ लगाएंगे और उनको ऑप्शन लेस छोड़ देंगे तो उनके पास क्या ऑप्शन होगा एक बड़े हमले के अलावा? ये बात है, क्योंकि हम्म। डोनाल्ड ट्रंप साहब अनप्रिडिक्टेबल शख्सियत के मालिक हैं, हम्म। और जाहिर है ऐसी शख्सियत जो होती है वो हम्म। कुछ भी कर सकती है। ये हम्म। एक एलिमेंट मैं बिल्कुल रूल आउट नहीं करूंगा। मैं आपसे हम्म। बिल्कुल एग्री करता हूं कि वो जिसको कहते हैं ना कि वो एक बादबानी कश्ती हैं। एक वक्त में हवा अगर इधर से चली तो उन्होंने देर नहीं लगानी, फिर वो एक हमला ही होगा। हाँ, देखिए मुजम्मिल साहब, जंगें हमेशा गलतफहमी की बुनियाद पे तो होती हैं, हम्म। ये बात हकीकत है। क्या पहले जंग जो है थी, जितनी भी हम्म। दुनिया में हुई, क्या गलत फहमी की बुनियाद पे नहीं हुई? अमेरिका और ईरान को तो छोड़ दें, आप पाकिस्तान और भारत को देख लें। भारत ने भी तो गलत फहमी की बुनियाद पे जंग लड़ी थी ना। उनका यह ख्याल था कि वो पाकिस्तान से ताकतवर है, लेकिन पता चला कि सूरत हाल बरअक्स है। दूसरी जानिब जो है, अमेरिका ने भी ये सोचा था कि हम 48 घंटे के अंदर खत्म कर लेंगे। उन्होंने भरोसा किया इसराइली इंटेलिजेंस रिपोर्ट के ऊपर, जिसका फिर बाद में तकाजा भी किया गया जेडी वेंस साहब की जानिब से। अमेरिका के अंदर बहुत सारे मसाइल भी आ रहे हैं, मुआशी मसाइल भी हैं, सिफारती मसाइल भी हैं, डोमेस्टिक पॉलिटिकल मसाइल भी हैं। डोनाल्ड ट्रंप के लिए इलेक्शन भी बहुत अहमियत के हामिल हैं। वर्ल्ड कप फुटबॉल भी जो है वो सर पर खड़ा है। ऐसी सारी सूरत हाल के अंदर आई थिंक के जो इश्यूज अमेरिका को हैं वो निस्बतन ज्यादा है। ईरान का तो बचा ही कुछ नहीं है ना जी, ईरान का तो बचा ही कुछ नहीं है। वो कहते हैं ना कि one should fear a man who has got nothing to lose. हम्म।
اچھا یہ بھی ایک بات سمجھ نہیں آ رہی کہ اس سے پہلے تو یہ کہا جاتا تھا کہ یو اے ای، قطر اور سعودی عرب امریکہ کو کہہ رہے ہیں کہ فنش دی جاب، فنش دی جاب، فنش دی جاب۔ اب ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں کہ یہ ملک کہہ رہے ہیں، مطلب یو اے ای بھی کہہ رہے ہیں کہ جنگ شروع نہ کریں، جو کہہ رہا تھا کہ جنگ ہونی چاہیے۔ یہ کیا بات ہے؟ میرا خیال ہے یو اے ای کا نام ایسے ہی لے لیا انہوں نے۔ میرے خیال میں ویسے ہی لے لیا، ابھی وہ بھی یو اے ای والے بھی بےچارے خاموش ہو گئے ہیں چپ کر کے۔ ہوں، دیکھیں، فنش دا جاب مینس کہ ختم کرو نا یار، وہ جس کو عرف عام میں ٹرکوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے پاس کر یا برداشت کر، تو ہوں، وہ ابھی وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ یار مطلب یا تو تم ختم کر لو، وہ تم سے ہو نہیں رہا، یا پھر یہاں سے اب ختم کرو اس معاملے کو، کیونکہ ابھی یو اے ای اس لیے بھی کہہ رہا ہے، باقی بھی کہہ رہے ہیں، کیونکہ سب سے زیادہ، جیسے میں نے آپ سے پہلے بھی گزارش کی، مجھے یہ بتائیں امریکہ کو نقصان ہو رہا ہے کوئی؟ تو امریکہ کو تو نقصان نہیں ہوگا، ماں سوائے ان کو فائنینشیل، باقی جو نقصانات ہم دنیاوی کہتے ہیں وہ اپنی جگہ، لیکن عملی طور پر مین لینڈ امریکہ کو کوئی ایک وہاں کوئی پٹاخہ بھی پھوٹا ہے تو وہ تو نہیں پھوٹا۔ اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ امریکہ کا کچھ نہیں ہو رہا، لیکن گلف کا ستیہ ناش ہو چکا ہے، ہو ہوں، رہا نہیں ہے۔ اور ہوں۔ اگر یہ جنگ پرولونگ ہوئی تو گلف کا مزید سوا ستیہ ناش ہو جائے گا۔ آئی وش ناٹ۔ ہمارے وہاں پاکستانی بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے لوگ بیٹھے ہیں، ہمارے مسلمان بھائی ہیں وہاں، چاہے جو بھی ہے، آج ہمیں کوئی ممالک جو ہیں ان سے ہماری اختلاف رائے ہو، ہم سمجھتے ہیں کہ جی یو اے ای کی یہ پالیسی اچھی ہے یا بری ہے، تنقید کرنے والے بہت سارے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں وہ ان کی آزاد خود مختار رائے ہے، وہ ان کا آزادی کا پورا حق ہے، وہ جیسا مطلب چاہے وہ وقت بتائے گا ان کو کہ یہ ان کے لیے فیصلہ اچھا تھا یا نہیں تھا، لیکن ہمارا کام یہ ہے کہ ہم ان کے لیے دعا کریں کہ یا اللہ یہاں ان کے لیے کوئی امن اور سلامتی کا معاملہ کر دے، اس سے پوری دنیا کا امن، سلامتی، خوشحالی، اس اچھا سے معیشت دیکھیں جڑی ہوئی ہے۔ سعودی عرب پر بھی 3 ڈرونز آئے ہیں، لیکن سعودی عرب نے کہا ہے وہ عراق سے آئے ہیں۔ یہ عراق سے ڈرون کون چلا رہا ہے سعودی عرب پر اور سارے ملکوں پر؟ وہ کون چلا رہا ہے؟ دیکھیں، بہت سارے روگ ایلیمنٹ بیٹھے ہوئے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور پھر آپ یہ بھی یہ یاد رکھیں ہوں، کہ سعودی عرب کو کس سے خطرہ ہے، کون ہے جو سعودی عرب کے نقشے کے اندر اپنا نقشہ جو ہے وہ بھرنا چاہتا ہے؟ ایران تو نہیں چاہتا نا۔ اور پاکستان کے یہ جو اسکواڈرنز گئے ہیں، یہ کس سے لڑنے کے لیے گئے ہیں، یا کس سے بچانے کے لیے ڈیفینس شیلڈ پرووائڈر، یو نو اٹ ویری ویل۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سارے عمل کو اگر غور کیا جائے تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ عراق کے اندر وہ ایلیمنٹ بھی تو ہو سکتے ہیں جنہوں نے ماضی میں یو اے ای پہ، کویت کے اوپر، قطر کے اوپر حملے کیے، اور پھر وہاں کی انٹیلیجنس ایجنسیوں نے پکڑے 2 ممالک کے ایجنٹ، ایک اسرائیل اور ایک بھارت کے ایجنٹ پکڑے گئے، اور یہ انہوں نے پکڑے، اور انہوں نے بتایا کہ یہ لوگ جو تھے یہ حملہ کر کے ایران کا نام لے رہے تھے۔ اب یہ بھی تو ایک معاملہ ہے نا سر، اس کو بھی تو آپ رد نہیں کر سکتے۔ اور پھر جو خاص طور پہ ترکیہ پہ جب حملے ہوئے تھے تو ترکیہ نے بھی تو یہی کہا تھا نا کہ یہ ایران کی جانب سے نہیں آئے۔ تو پھر اس سے ثابت ہی ہوتا ہے، دیکھیں میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہوں، دنیا کی بیسٹ سیٹلائٹ سسٹمز امریکہ کے پاس موجود ہیں۔ یہ جو ابھی یو اے ای کے اوپر حملے ہوئے، جو ان کے وہاں جنریٹر روم کا جس کا بھی ذکر کیا آپ نے، اس کے اوپر 3 جو ڈرون رائے تھے، مجھے یہ بتائیں سر کہ امریکہ کے پاس تو سیٹلائٹس ہیں، ان کے تو وہاں جہاز بھی بڑے چاقو چوبند اور پورے مستعدی سے کام کر رہے ہیں، تمام ان کے پاس تو مکھی اڑنے کی بھی اطلاعات مل رہی ہیں، وہ یہ کیوں نہیں بتا رہے کہ یہ ڈرون کہاں سے آئے ہیں؟ انہوں نے کیوں نہیں بتایا؟ انہوں نے یہ کیوں نہیں بتایا کہ ماضی میں جو عمان کے اوپر حملے ہوئے وہ کس نے کیے تھے؟ انہوں نے یہ کیوں نہیں بتایا کہ یہ جو ترکیہ کے اوپر میزائل، یا یہ ابھی سعودی عرب کے اوپر جو یہ وار ہوا، یہ کس نے کیا؟ یہ بھی تو بتائے نا کہ یہ کون سی جگہ سے اڑے، کیونکہ اگر ڈرون اڑتا ہے تو سیٹلائٹ جو ہے وہ بیک ایران ٹریک کی کر لیتی ہے پراکسیز نا۔ بیٹھی ہیں نا عراق میں، ہر جگہ یہ نجی ملیشیا جو ایران کی سپورٹڈ نجی ملیشیا ہیں وہ وہاں بیٹھی ہیں، وہ کر رہی ہیں نا۔ لیکن اس سے فائدہ کیا حاصل ہو رہا ہے؟ سعودی عرب کے اوپر حملہ کر کے ایران کو، خاص طور پہ جبکہ سیز فائر ہے، ان کو حاصل کیا ہو رہا ہے؟ جبکہ پاکستان نے وضاحت سے بتایا ہے کہ ہمارا ان کا دفاعی اور اسٹریٹجک شراکت داری کا معاہدہ ہے، ہم مجبور ہو جائیں گے جنگ میں کودنے کے لیے
اس کی وجہ سے میرا نہیں خیال کہ یہ کام ان لوگوں کی پروکسیز کا ہے. ہاں اس میں روگ ایلیمنٹس ہیں، بہت سارے ہو جاتے ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کو ٹوٹلی رول آؤٹ میں نہیں کر سکتا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ 90% کاروائی یہ اسرائیل کے لوگوں کی ہے، بھارت کے لوگوں کی ہے، جو وہاں کے کچھ ایلیمنٹس کو استعمال بھی کر سکتے ہیں نا پیسہ ویسا دے کے، یہ بھی تو ہو سکتا ہے. تو ان کو ڈرونز کون دیتا ہے؟ ڈرونز تو کیا امریکہ کا ہی ان کے پاس ڈرون نہیں ہے، اسرائیل کے پاس. پاکستان میں جو ڈرون حملے ہوئے تھے وہ کس نے کروائے تھے سر؟ کیا اسرائیل کے ڈرون آئے تھے یا نہیں آئے تھے؟ وزیر اعظم نے خود آپ کے بتایا تھا جب پاکستان مونومنٹ کے اوپر اسلام آباد میں انہوں نے جشن کی جب تقریب تھی تو اس میں کہا تھا پاکستان دو ممالک سے لڑ رہا تھا، انڈیا اور اسرائیل سے. یہ تو وزیر اعظم پاکستان نے کہا ہوا ہے. تو ڈرون ان کے پاس ابھی جو افغانستان سے ڈرون آ رہے ہیں پاکستان کے اوپر کوڈ کاپٹرز آ رہے ہیں، کیا یہ انڈیا اور اسرائیل کے نہیں ہیں؟ کیا ملے نہیں ہیں ان کے ٹریسز سارے؟ بالکل ملے ہیں. تو ڈرون تو ان کو کیا پوری دنیا میں صرف ایک ایران ہی رہ گیا ڈرون بنانے والا؟ میں نہیں کہہ رہا کہ وہ بھی نہیں، وہ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن سمجھ نہیں آ رہی کہ فائدہ ایران کو کیا ہو رہا ہے. ہاں جنگ ہو رہی ہوتی تو میں کہتا، ہاں بالکل میں آنکھیں بند کر کے کہتا آپ کو کہ ایران نے کیا ہے، لیکن ابھی جنگ نہیں ہو رہی، یہ جنگ رکی ہوئی ہے اور اس ٹائم پہ ایران نہیں چاہتا کہ جنگ کو طویل کیا جائے اور امریکہ بھی نہیں چاہتا، یہ بھی ایک ریئلٹی ہے. تو پھر کون ہے جو شرارتی چاہتا ہے کہ وہ جنگ مزید الجھے اور یہ آپس میں ٹکرائیں؟ تو آپ کو لگتا ہے کہ کچھ اسپوائلرز ہیں جو اس وقت جنگ کو بڑھانا چاہتے ہیں؟ سر میرا یقین ہے کہ اسپوائلرز ہیں اور وہ اسرائیل اور انڈیا کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے. اچھا. اچھا چلیں آخری سوال آپ سے. آپ کو جنگ ہونے کا کوئی چانس نظر آتا ہے یا جنگ ہونے کا کوئی چانس نہیں؟ میرا خیال ہے کہ جنگ ہونے کے چانسز، میں نے پہلے ہی کہا کہ مجھے 30% جنگ ہونے کے چانس نظر آتے ہیں. 70%، 30 بھی میں زیادہ بول رہا ہوں، مجھے تو 20% جنگ کے چانس نظر آتے ہیں. جی 80% چانس ہے کہ جنگ نہیں ہوگا. اور 80% چانس ہوئے. وہ شیر آیا، شیر آیا، یہ امن روزانہ وہ جو ہے نا امن معاہدے کے کتنے چانس ہیں؟ انشاءاللہ 80% معاہدے کے چانسز ہیں، اسی 70 سے فیصد 80% ضرور ہیں. امن معاہدے کے چانس ہیں. جی اسلام آباد میں ہوگا امن معاہدہ؟ کیوں نہیں، آپ اور میں دونوں کٹھے جائیں گے انشاءاللہ. اسلام آباد میں ہوگا. بہت جی شکریہ عبداللہ حمید گل صاحب ہمارے ساتھ بات کرنے کا. آپ سے پھر بات تھینک یو ہوگی. سر. تھینک یو سر. تھینک یو سر.